तो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष कुशवाहा। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी लग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंशियोमर, डाइस्टियोमर्स और मीजो कंपाउंड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे हम पहले देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या कवर किया था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दिया जाए कि हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था और हमने देखा था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किन किन सेमेस्टरों में पढ़ने वाले हैं और किन किन सेमेस्टरों में पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमने देखी थी स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन देखी थी और हमने ये भी देखा था कि हमारा स्टीरियो आइसोमर में वो किस टाइप का स्ट्रक्चर शो कराता है, यानी कि ये हमारा 3D स्ट्रक्चर शो कराता है। और जो हम तक अब तक हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी उनमें सिर्फ हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2D स्ट्रक्चर में देखा था, लेकिन हम फोर्थ सेम के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं। और हमने देखा था ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में, उसकी डेफिनेशन देखी थी। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हम सबसे पहले देखने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन के बारे में। द पावर ऑफ एनी सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट from its axis to clockwise or anti-clockwise direction is called optical activity and the substance is known as optical active substance। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन के अंदर बताया गया है कि जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस को पोलराइजर के अंदर फिल करके जब हम उससे ऑर्डिनरी लाइट पास आउट कराते हैं, तो अगर वो लाइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उसको हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। और फ्रेंड, जो सब्सटेंस उसके अंदर फिल होता है वो इस एक्टिविटी को शो करता है, उसे हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये थी हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, इसे चेक करने के लिए जिस पोलराइजर मीटर का यूज किया जाता है उसका कुछ सेटअप होता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको लगा करके हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक कर सकते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मतलब हमें कुछ पार्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे ऑर्डिनरी लाइट की ज़रूरत होती है और जो हमारा निकोल प्रिज्म होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो आइए फ्रेंड्स, सबके हम वर्क के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा निकोल प्रिज्म होता है तो उसका वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और उसका वर्क होता है मतलब ऑर्डिनरी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करना। और फ्रेंड, जितना हमारा निकोल प्रिज्म का वर्क, अब हम देखते हैं पोलराइमीटर का वर्क क्या होता है। तो फ्रेंड, जो हमारा पोलराइमीटर होता है उसका काम होता है मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन करना या चेक करना। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसके सेटअप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एक ऑर्डिनरी लाइट होती है, लाइट सोर्स होता है, इसमें निकोल प्रिज्म लगा होता है और हमारी इसमें पीपीएल लाइट होती है और पोलराइमीटर होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेटअप है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करने के लिए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि इसमें सबसे पहले दिया गया है कि जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है उसे निकल प्रिज्म के द्वारा पास आउट कराया जाता है, उसके बाद ही वो पीपीएल में कन्वर्ट होती है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होती है। देन उस लाइट को पोलराइमीटर के द्वारा पास आउट कराया जाता है, जिसमें हमारा ऑलरेडी से वो सोल्यूशन फिल होता है जिसे हम चेक करने वाले होते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे एक पॉइंट्स। अब हम देखने वाले हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट है इफ द पीपीएल गोज अनअफेक्टेड टू स्ट्रेट लाइन, यानी फ्रेंड्स, अगर वो हमारी लाइट किधर भी यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट ना होकर के अगर वो स्ट्रेट जाती है तो उस कंडीशन हम बोल सकते हैं कि वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अगर वो लाइट हमारी रोटेट होती है तो उस कंडीशन में जो हमारा सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव है तो वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, यानी रोटेशन कर होती है उसमें, तो वो रोटेशन हमारी 2 टाइप्स होती है। तो आइए अब इसे हम देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम है, इसमें हमारी ऑर्डिनरी लाइट लगी होती है। ये सिंपल सबसे पहले नॉर्मल लाइट होती है, जब इसे हम इस प्रिज्म के द्वारा पास आउट कराते हैं, जब ये पीपीएल में कन्वर्ट होती है यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और जिस कंपाउंड को हम चेक करते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, उसे हम इसमें ऑलरेडी पहले से फिल कर देते हैं, उसके बाद ही इसमें लाइट को पास आउट कराते हैं। अगर वो लाइट हमारी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो उस कंडीशन हम बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर वो मतलब रोटेट नहीं करता है किधर किसी भी डायरेक्शन में और वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाती है लाइट, तो उसे हम उस कंडीशन में बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, अगर वो रोटेट करती है तो वो मतलब ऑप्टिकल एक्टिव मतलब लीव होगी या डेक्स्ट होगी। अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लाइट हमारी है
वो अगर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उस कंडीशन हम उसे बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और लीवो रोटेटरी, जिसे हम लीवो रोटेटरी को एल से डिनोट करते हैं, उसे नेगेटिव से भी डिनोट करते हैं। अगर वो लाइट हमारी जो मतलब पोलरामीटर से पास आउट कराई जाती है, अगर वो लाइट हमारी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो उस कंडीशन में हम उस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे और डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, जिसे हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं और डी से भी शो करते हैं। एंड सो इसमें रोटेशन टू टाइप से दिखाई गई है, जैसे कि अगर पीपीएल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, इसे हम डी से डिनोट करते हैं, इसे हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। अगर वो हमारी लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है तो उसे हम लीव रोटेटरी बोलते हैं और उसे हम एल से और नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इनहेंसोमर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल्स मिरर इमेज ऑफ ईच अदर्स आर कॉल्ड इनहेंसोमर्स and the process of formation of enantiomers by rotation of 180 degree is called enantiomerism। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो मतलब कंपाउंड्स अपनी मिरर इमेज बनाते हैं और वो नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनेंटियोमर्स। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये आइडियाज आ रहे होंगे कि ये नॉन सुपरइम्पोजेबल क्या होता है और मिरर इमेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दिया जाए कि जो डायग्राम हमारा लैक्टिक एसिड का, अगर इससे हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह बनाई दिखाई देती है हमें इसकी मिरर इमेज, यानी कि इनहेंसोमर के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिरर इमेज बनती है और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। तो अब फ्रेंड्स, हम समझते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारी कोई जैसे कि ये हमारा फर्स्ट 10 रुपये का सिक्का है और ये हमारा 5 का सिक्का है। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट को अगर पूरी तरह से कवर अप नहीं कर पाता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे कि ये जो 5 का सिक्का है वो 10 के सिक्के को पूरी तरह कवर नहीं कर रहा है, मतलब कुछ उसकी मतलब जो स्पेस है उसका रह रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे कि आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दे देते हैं। जैसे ये हमारा एक हैंड है और जो हमारा सेकंड हैंड है, तो अगर इसके हम ऊपर से रखते हैं तो जो हमारे थंब है वो दोनों ही फ्री रह जाते हैं, यानी कि ये मतलब हाथ तो कवर कर रहा है एक दूसरे हाथ को, लेकिन जो हमारे थंब है वो खाली हैं। तो इस कंडीशन में ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर वहीं हम देखें सुपर इम्पोजेबल को, जैसे हमारे जो दो 10 के सिक्के हैं, अगर इन्हें हम मतलब फर्स्ट को सेकंड के ऊपर रखते हैं तो मतलब ये एग्जैक्ट एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब फिक्स आते हैं। तो ये कंडीशन होती है, उसे हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। और वहीं हम देखें इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को, सुपर इम्पोजेबल के को, तो फ्रेंड जो हमारे हैंड है मतलब अगर इन्हें इस कंडीशन में रखते हैं तो ये हमारे होते हैं सुपर इम्पोजेबल, यानी कि मतलब ये एक दूसरे को अच्छी तरह से कवर अप कर रहे हैं। तो ये कंडीशन है हमारी सुपर इम्पोजेबल और ये कंडीशन हमारी नॉन सुपर इम्पोजेबल। और ये वाली मतलब दो सिक्के 10-10 के अगर इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये कंडीशन होगी हमारी सुपर इम्पोजेबल। अगर 5 के सिक्के को 10 के सिक्के के ऊपर रखते हैं तो जो हमारी कंडीशन होगी नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी। अगर आपको वहीं दिखाई देता है मिरर इमेज के बारे में तो प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि जो हमारी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे लैक्टिक एसिड है, अगर इसे हम मिरर इमेज बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह बनाई दिखाई देती है। जैसे आपको दिख रहा होगा जो हाइड्रोजन है वो इसके बगल में लगा हुआ है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके दूर है। तो फ्रेंड्स, इस इमेज को देखें हम तो ये इमेज हमें कुछ दिखने में इस तरह ही दिखाई देती है, जैसे आपको दिख रही होगी, जैसे हमने मिरर में देखी थी। जैसे दोबारा देखते हैं इसे, तो फ्रेंड्स हमारी जो इमेज बनी है वो ऐसी बनी है, यानी कि ये वाली इमेज इसकी मिरर इमेज है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि इनहेंसोमर्स हमारे वो होते हैं जो अपनी मिरर इमेज बनाते हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं इसके लैक्टिक एसिड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर इस डायग्राम को हम इसके ऊपर हटाकर रखें तो ये हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर आएगा और ये वाला हाइड्रोजन जिसके ऊपर आएगा, अगर तो ये हमारी कंडीशन होगी नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्योंकि अगर हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आता और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता तो उस कंडीशन में हमारी वो कहलाता सुपर इम्पोजेबल। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इस डायग्राम को हम उठा करके इसके ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर ये मतलब ग्रुप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन आएगा। तो इस कंडीशन में ये नॉन सुपर इम्पोजल कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा कि नॉन सुपर वो इनहेंसोमर क्या होते हैं। जो मतलब कंपाउंड्स अपनी मिरर इमेज बनाते हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, उन्हें हम इनहेंसोमर बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डाइस्ट्यूमर्स के बारे में। तो फ्रेंड, डाइस्ट्यूमर की डेफिनेशन को देखते हैं। द स्टीरियो आइसोमर दैट आर नॉन मिरर इमेज और ऑफ ईच अदर्स एंड also non superimposables of each others are called diastereomerism।
तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि जो इसमें ना ही तो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं और ना ही सुपर इम्पोजेबल होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो डाइस्ट्यूमर होंगे उनके अंदर क्या होगा कि जिन ये मतलब जो इमेज है, ये वाली इमेज है, ये इमेज मतलब मिरर इमेज नहीं बनाएगी। यानी कि फ्रेंड्स हम देखते हैं सबसे पहले इसकी मिरर इमेज के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये इमेज है, तो अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दोनों, वो इस साइड में होना चाहिए, मतलब इसकी, जो कि मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे दोनों मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम होते तब हमारी हम बोल सकते थे कि मतलब जो फर्स्ट ए कंपाउंड है वो बी की मिरर इमेज है। तो फ्रेंड्स इसमें मतलब इसने डिफाइन कर दिया है कि ये मतलब जो बी है वो इसकी मिरर इमेज नहीं है। जैसे आप देख सकते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन इसमें यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इस कंडीशन हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बी है वो एक की मिरर इमेज नहीं है। तो फ्रेंड डाइस्ट्यूमर मैरिज के अंदर हमारे ना ही तो मिरर इमेज होते हैं ना ही और वो हमारे नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। जैसे कि मतलब इसके अंदर हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल की हमने कंडीशन देखी थी, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को पूरी तरह कवर नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन हमारी कहलाती है नॉन सुपर इम्पोजेबल। और वहीं हम देखते थे अगर दो 10 के सिक्के थे, अगर ये एक दूसरे के ऊपर रखे इन्हें हम, तो ये एग्जैक्ट एक दूसरे को कवर अप कर रहे थे, मतलब अच्छी तरह कवर कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते थे सुपर इम्पोजेबल। तो फ्रेंड्स कुल मिला के मैं बता दूंगा आपको डाइस्ट्यूरोमर्स के अंदर मतलब ये ना ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी मिरर इमेज बनाएगा और ना ही मतलब सुपर इम्पोजेबल होगा। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है डाइस्ट्यूरोमर्स मैरिज में। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम इस डायग्राम के ऊपर उठा करके रखते हैं तो हमारा ये हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आएगा, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, इसलिए मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये अगर इस हैंड के ऊपर रखते हैं तो जो हमारे थंब रह जाते हैं, जो कि मतलब जो हमारी नॉन सुपर इम्पोजेबल का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा डाइस्ट्यूरोमेरिज्म। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं मीजो कंपाउंड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन के बारे में। तो एक कंपाउंड विच 2 और मोर सिमेट्रिक कार्बन्स एटम बट आल्सो हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड द मीजो कंपाउंड। तो फ्रेंड्स इस डेफिनेशन में बताया गया है कि जो हमारे एक से ज़्यादा मतलब कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सिमेट्रिक कार्बन होते हैं जो कि प्लेन सिमेट्री रखते हैं, उन्हें हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि प्लेन सिमेट्री होती क्या है और सिमेट्री क्या होती है। जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा एग्जांपल है टार्टरिक एसिड का, जिसकी टार्टरिक एसिड की हमारी प्लेन सिमेट्री है। जैसे कि फ्रेंड्स ये टार्टरिक एसिड का डायग्राम है जिसमें आप देख रहे होंगे, तो जो हमारी डॉटेड लाइन है वो इस डायग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो फ्रेंड्स कोई भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मतलब इक्वल डिवाइड होता है, तो उस कंडीशन में वो उसकी जो सिमेट्री होती है वो उसे हम प्लेन सिमेट्री बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हो कि मीजो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लेन सिमेट्री रखते हैं, उन्हें हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मीजो कंपाउंड्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनहेंसियोमर, डाइस्टियोमर्स और मीजो कंपाउंड्स को कवर कर चुके हैं। जे आपको भली भांति मतलब समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। और फ्रेंड्स आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd के यूनिट 1 के सभी नोट्स PDF बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर जा करके लिंक पर क्लिक करके उस PDF को डाउनलोड कर लेना और आप नोट्स बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।